लीजिए सुनिए, मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 41वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रभु सेवक ने 3 वर्ष अमेरिका में रहकर और हजारों रुपए खर्च करके जो अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया था, वो मिस्टर जॉन सेवक ने उनकी संगति से उतने ही महीनों में प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, प्रभु सेवक की भांति वो केवल बतलाए हुए मार्ग पर आंखें बंद करके चलने पर ही संतुष्ट न थे। उनकी निगाह आगे पीछे दाएं बाएं भी रहती थी। विशेषज्ञों में एक संकीर्णता होती है जो उनकी दृष्टि को सीमित रखती है। वो किसी विषय पर स्वाधीन होकर विस्तीर्ण दृष्टि नहीं डाल सकते। नियम, सिद्धांत और परंपरागत व्यवहार उनकी दृष्टि को फैलने नहीं देते। वैद्य प्रत्येक रोग की औषधि ग्रंथों में खोजता है। वो केवल निदान का दास है, लक्षणों का गुलाम। वो ये नहीं जानता कि कितने ही रोगों की औषधि लुकमान के पास भी न थी। सहज बुद्धि अगर सूक्ष्मदर्शी नहीं होती तो संकुचित भी नहीं होती। वो हर एक विषय पर व्यापक रीत से विचार कर सकती, जरा जरा सी बातों में उलझकर नहीं रह जाती। यही कारण है कि मंत्री भवन में बैठा हुआ सेना मंत्री सेनापति पर शासन करता है। प्रभु सेवक के पृथक हो जाने से मिस्टर जॉन सेवक लेश मात्र भी चिंतित नहीं हुए। वो दूने उत्साह से काम करने लगे। व्यवहार कुशल मनुष्य थे। जितनी आसानी से कार्यालय में बैठकर बही खाते लिख सकते थे, उतनी ही आसानी से अवसर पड़ने पर इंजन के पहियों को भी चला सकते थे। पहले कभी कभी सरसरी निगाह से मिल को देख लिया करते थे, अब नियमानुसार और यथा समय जाते। बहुधा दिन को भोजन वहीं करते और शाम को घर आते। कभी कभी रात के 9-10 बज जाते। वो प्रभु सेवक को दिखा देना चाहते थे कि मैंने तुम्हारे ही बलबूते पर यह काम नहीं उठाया है। कव्वे के ना बोलने पर भी दिन निकल ही आता है। उनके धन प्रेम का आधार संतान प्रेम न था। वो उनके जीवन का मुख्य अंग, उनकी जीवनधारा का मुख्य स्रोत था। संसार के और सभी धंधे इसके अंतर्गत थे। मजदूरों और कारीगरों के लिए मकान बनवाने की समस्या अभी तक हल न हुई थी। यद्यपि जिले के मजिस्ट्रेट से उन्होंने मेलजोल पैदा कर लिया था, पर चतारी के राजा साहब की ओर से उन्हें बड़ी शंका थी। राजा साहब एक बार लोकमत की उपेक्षा करके इतने बदनाम हो चुके थे कि उससे कहीं महत्वपूर्ण विजय की आशा भी अब उन्हें वे चूटे खाने के लिए उत्तेजित न कर सकती थी। मिल बड़ी धूम से चल रही थी, लेकिन उसकी उन्नति के मार्ग में मजदूरों के मकानों का न होना सबसे बड़ी बाधा थी। जॉन सेवक किसी उधेड़ बुन में पड़े रहते थे। संयोग से परिस्थितियों में कुछ ऐसा उलटफेर हुआ कि ये विकट समस्या बिना विशेष उद्योग के हल हो गई। प्रभु सेवक के असहयोग ने वो काम कर दिखाया जो कदाचित उनके सहयोग से भी न हो सकता। जब से सोफिया और विनय सिंह आ गए थे, सेवक दल बड़ी उन्नति कर रहा था। उसकी राजनीति की गति दिन दिन तीव्र और उग्र होती जाती थी। कुंवर साहब ने जितनी आसानी से पहली बार अधिकारियों की शंकाओं को शांत कर दिया था, उतनी आसानी से अब की न कर सके। समस्या कहीं विषम हो गई थी। प्रभु सेवक को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना मुश्किल न था। विनय को घर से निकाल देना, उसे अधिकारियों की दया पर छोड़ देना कहीं मुश्किल था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब निर्भीक पुरुष थे, जाति प्रेम में पगे हुए, स्वच्छंद, निष्प्रह और विचारशील। उनका जीवन इतना सरल और सात्विक था कि उन्हें लोग त्याग मूर्ति कहा करते थे। उनको भोग विलास के लिए किसी बड़ी जायदाद की बिल्कुल जरूरत न थी, किंतु प्रत्यक्ष रूप से अधिकारियों के कोप भाजन बनने के लिए वो तैयार न थे। वो अपना सर्वस्व जाति हित के लिए दे सकते थे, किंतु इस तरह के हित का साधन उनके हाथ में रहे। उनमें वो आत्मसमर्पण की क्षमता न थी जो निष्काम और निस्वार्थ भाव से अपने को मिटा देती है। उन्हें विश्वास था कि हम आड़ में रहकर उससे कहीं अधिक उपयोगी बन सकते हैं जितने सामने आकर। विनय का दूसरा ही मत था। वो कहता था, हम जायदाद के लिए अपनी आत्मिक स्वतंत्रता की हत्या क्यों करें? हम जायदाद के स्वामी बनकर रहेंगे, उनके दास बनकर नहीं। अगर संपत्ति से निवृत्ति न प्राप्त कर सके तो इस तपस्या का प्रयोजन ही क्या? ये तो गुनाह बेलज्जत है। निवृत्ति ही के लिए तो ये साधना की जा रही है। कुंवर साहब इसका ये जवाब देते कि हम इस जायदाद के स्वामी नहीं, केवल रक्षक हैं। ये आने वाली संतानों की धरोहर मात्र है। हमको क्या अधिकार है कि भावी संतान से वो सुख और समृद्धि छीन लें जिसके वे वारिस होंगे? बहुत संभव है वे इतने आदर्शवादी न हों,
या उन्हें परिस्थिति के बदल जाने से आत्मत्याग की जरूरत ही ना रहे। यह भी संभव है कि उनमें वे स्वाभाविक गुण ना हो जिनके सामने संपत्ति की कोई हस्ती नहीं। ऐसी ही युक्तियों से वो विनय का समाधान करने की विफल चेष्टा किया करते थे। वास्तव में बात यह थी कि जीवन पर्यंत ऐश्वर्य का सुख और सम्मान भोगने के पश्चात वो निवृत्ति का यथार्थ आशय ही न ग्रहण कर सकते थे। वो संतान के लिए संपत्ति न चाहते थे, संपत्ति के लिए संतान चाहते थे। जायदाद के सामने संतान का स्थान गौण था। उन्हें अधिकारियों की खुशामद से घृणा थी। हुक्काम की हाँ में हाँ मिलाना हे समझते थे, किंतु हुक्काम की नजरों में गड़ना, उनके हृदय में खटकना इस हद तक कि वे शत्रुता पर तत्पर हो जाएं, उन्हें बेवकूफी मालूम होती थी। कुंवर साहब के हाथों में विनय को सीधी राह पर लाने का एक ही उपाय था, और वो ये कि सोफिया से उसका विवाह हो जाए। इस बेड़ी में जकड़कर उसकी उद्दंडता को वो शांत करना चाहते थे। लेकिन अब जो कुछ विलंब था वो सोफिया की ओर से। सोफिया को अब भी भय था कि यद्यपि रानी मुझ पर बड़ी कृपा दृष्टि रखती हैं, पर दिल से उन्हें ये संबंध पसंद नहीं। उसका ये भय सर्वथा कारण भी न था। रानी भी सोफिया से प्रेम कर सकती थी और करती थी, उसका आदर कर सकती थी और करती थी, पर अपनी वधू में वो त्याग और विचार की अपेक्षा लज्जाशीलता, सरलता, संकोच और कुल प्रतिष्ठा को अधिक मूल्यवान समझती थी। सन्यासिनी वधू नहीं, भोग करने वाली वधू चाहती थी, किंतु वो अपने हृदयंगत भावों को भूलकर भी मुंह से न निकालती थी। नहीं, वो इस विचार को मन में आने ही न देना चाहती थी, इसे कृतज्ञता समझती थी। कुंवर साहब कई दिन तक इसी संकट में पड़े रहे। मिस्टर जॉन सेवक से बातचीत किए बिना विवाह कैसे ठीक होता। आखिर एक दिन इच्छा न होने पर भी विवश होकर उनके पास गए। संध्या हो गई थी। मिस्टर सेवक अभी अभी मिल से लौटे थे और मजदूरों के मकानों की स्कीम सामने रखे हुए कुछ सोच रहे थे। कुंवर साहब को देखते ही उठे और बड़े तपाक से हाथ मिलाया। कुंवर साहब कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आप विनय और सोफिया के विवाह के विषय में क्या निश्चय करते हैं? आप मेरे मित्र और सोफिया के पिता हैं, और दोनों ही नाते से मुझे आपसे यह कहने का अधिकार है कि अब इस काम में देर न कीजिए। जॉन सेवक, मित्रता के नाते आप मुझसे चाहे जो सेवा ले सकते हैं, लेकिन गंभीर भाव से, सोफिया के पिता के नाते मुझे कोई निश्चय करने का अधिकार नहीं। उसने मुझे इस अधिकार से वंचित कर दिया, नहीं तो उसे इतने दिन यहां आए हो गए, क्या एक बार भी यहां तक ना आती। उसने हमसे यह अधिकार छीन लिया। इतने में मिसेस सेवक भी आ गई। पति की बातें सुनकर बोली, मैं तो मर जाऊंगी लेकिन उसकी सूरत न देखूंगी। हमारा उससे अब कोई संबंध नहीं रहा। कुंवर, आप लोग सोफिया पर अन्याय कर रहे हैं। जब से वो आई है, एक दिन के लिए भी घर से नहीं निकली। इसका कारण केवल संकोच है और कुछ नहीं। शायद डरती है कि बाहर निकलूं और किसी पुराने परिचित से साक्षात हो जाए तो उससे क्या बात करूंगी। थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए कि हम में से कोई भी उसकी जगह होता तो उसके मन में कैसे भाव आते। इस विषय में वो क्षम्य है। मैं तो इसे अपना दुर्भाग्य समझूंगा अगर आप लोग उससे यह विरक्त हो जाएंगे। अब विवाह में विलंब न होना चाहिए। मिसेस सेवक, खुदा वो दिन न लाए, मेरे लिए तो वो मर गई। उसका फातिहा पढ़ चुकी, उसके नाम को जितना रोना था रो चुकी। कुंवर, ये ज्यादती आप लोग मेरी रियासत के साथ कर रहे हैं। विवाह एक ऐसा उपाय है जो विनय की उद्दंडता को शांत कर सकता है। जॉन सेवक, मेरी तो सलाह है कि आप रियासत को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के सुपुर्द कर दीजिए। गवर्नमेंट आपके प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेगी और आपके प्रति उसका सारा संदेह शांत हो जाएगा। तब कुंवर विनय सिंह की राजनीतिक उद्दंडता का रियासत पर जरा भी असर न पड़ेगा। और यद्यपि इस समय आपकी ये व्यवस्था बुरी मालूम होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनके विचारों में प्रौढ़ता आ जाएगी तो वो आपके कृतज्ञ होंगे और आपको अपना सच्चा हितैषी समझेंगे। हाँ, इतना निवेदन है कि इस काम में हाथ डालने के पहले आप अपने को खूब दृढ़ कर लें। उस वक्त अगर आपकी ओर से जरा भी पसोपेश हुआ तो आपका सारा प्रयत्न विफल हो जाएगा। आप गवर्नमेंट के संदेह को शांत करने की जगह और भी उकसा देंगे। कुंवर, मैं जायदाद की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। मेरी इच्छा केवल इतनी है कि विनय को आर्थिक कष्ट न होने पाए। बस अपने लिए मैं कुछ नहीं चाहता।
जॉन सेवक: आप प्रत्यक्ष रूप से तो कुंवर विनय सिंह के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपनी वृत्ति में से जितना उचित समझें उन्हें दे दिया करें। कुंवर: अच्छा, मान लीजिए विनय इसी मार्ग पर और भी अग्रसर होते गए तो? जॉन सेवक: तो उन्हें रियासत पर कोई अधिकार ना होगा। कुंवर: लेकिन उनकी संतान को तो यह अधिकार रहेगा। जॉन सेवक: अवश्य। कुंवर: गवर्नमेंट स्पष्ट रूप से यह शर्त मंजूर कर लेगी? जॉन सेवक: ना मंजूर करने का कोई कारण नहीं मालूम पड़ता। कुंवर: ऐसा तो ना होगा कि विनय के कामों का फल उसकी संतान को भोगना पड़े? सरकार रियासत को हमेशा के लिए जब्त कर ले। ऐसा दो एक जगह हुआ है, बरार ही को देखिए। जॉन सेवक: कोई खास बात पैदा हो जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार की ये नीति कभी नहीं रही। बरार की बात जाने दीजिए। वो इतना बड़ा सूबा है कि किसी रियासत में उसका मिल जाना राजनीतिक कठिनाइयों का कारण हो सकता है। कुंवर: तो मैं कल डॉक्टर गांगुली को शिमले से तार भेजकर बुलाए लेता हूं। जॉन सेवक: आप चाहें तो बुला लें। मैं तो समझता हूं यहीं से मसविदा बनाकर उनके पास भेज दिया जाए, या मैं स्वयं चला जाऊं और सारी बातें आपकी इच्छानुसार तय कराऊं। कुंवर साहब ने धन्यवाद दिया और घर चले आए। रात भर वो इसी हैस बैस में पड़े रहे कि विनय और जानवी से इस निश्चय का समाचार कहूं या न कहूं। उनका जवाब उन्हें मालूम था। उनसे अपेक्षा और दुराग्रह के सिवा सहानुभूति की जरा भी आशा नहीं। कहने से फायदा ही क्या? अभी तो विनय को कुछ भय भी है। ये हाल सुनेगा तो और भी दिलेर हो जाएगा। अंत को उन्होंने यही निश्चय किया कि अभी बतला देने से कोई फायदा नहीं और विघ्न पड़ने की संभावना है। जब काम पूरा हो जाएगा तो कहने सुनने को काफी समय मिलेगा। मिस्टर जॉन सेवक पैरों तले घास न जमने देना चाहते थे। दूसरे ही दिन उन्होंने एक बैरिस्टर से प्रार्थना पत्र लिखवाया और कुंवर साहब को दिखाया। उसी दिन वो कागज डॉक्टर गांगुली के पास भेज दिया गया। डॉक्टर गांगुली ने इस प्रस्ताव को बहुत पसंद किया और खुद शिमले से आए। यहां कुंवर साहब से परामर्श किया और दोनों आदमी प्रांतीय गवर्नर के पास पहुंचे। गवर्नर को इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी, विशेषतः ऐसी दशा में जब रियासत पर एक कौड़ी भी कर्ज न था। कर्मचारियों ने रियासत के हिसाब किताब की जांच शुरू की और 1 महीने के अंदर रियासत पर सरकारी अधिकार हो गया। कुंवर साहब लज्जा और ग्लानि के मारे इन दिनों विनय से बहुत कम बोलते, घर में बहुत कम आते, आंखें चुराते रहते थे कि कहीं ये प्रसंग न छिड़ जाए। जिस दिन सारी शर्तें तय हो गईं, कुंवर साहब से न रहा गया। विनय सिंह से बोले, रियासत पर तो सरकारी अधिकार हो गया। विनय ने चौंक कर पूछा, क्या जब्त हो गई? कुंवर, नहीं, मैंने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के सुपुर्द कर दिया। ये कहकर उन्होंने शर्तों का उल्लेख किया और विनीत भाव से बोले, क्षमा करना, मैंने तुमसे इस विषय में सलाह नहीं ली। विनय, इसका मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, लेकिन आपने व्यर्थ ही अपने को गवर्नमेंट के हाथ में डाल दिया। अब आपकी हैसियत केवल एक वसीकेदार की है, जिसका वसीका किसी वक्त बंद किया जा सकता है। कुंवर, इसका इल्जाम तुम्हारे सिर है। विनय, आपने ये निश्चय करने के पहले ही मुझसे सलाह ली होती तो ये नौबत ना आने पाती। मैं आजीवन रियासत से पृथक रहने का प्रतिज्ञा पत्र लिख देता और आप उसे प्रकाशित करके हुक्काम को प्रसन्न रख सकते थे। कुंवर, सोचकर, उस दशा में भी ये संदेह हो सकता था कि मैं गुप्त रीत से तुम्हारी सहायता कर रहा हूं। इस संदेह को मिटाने के लिए मेरे पास और कौन साधन था? विनय, तो मैं इस घर से निकल जाता और आपसे मिलना जुलना छोड़ देता। अब भी अगर आप इस इंतजाम को रद्द करा सकें तो अच्छा हो। मैं अपने ख्याल से नहीं, आप ही के ख्याल से कह रहा हूं। मैं अपने निर्वाह की कोई राह निकाल लूंगा। कुंवर साहब सजल नयन होकर बोले, विनय, मुझसे ऐसी कठोर बातें न करो। मैं तुम्हारे तिरस्कार का नहीं, तुम्हारी सहानुभूति और दया का पात्र होने योग्य हूं। मैं जानता हूं केवल सामाजिक सेवा से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। यह भी जानता हूं कि हम स्वच्छंद होकर सामाजिक सेवा भी नहीं कर सकते। कोई आयोजना जिससे देश में अपनी दशा को अनुभव करने की जागृति उत्पन्न हो, जो भ्रातृत्व और जातीयता के भावों को जगाए, संदेह से मुक्त नहीं रह सकती। ये सब जानते हुए मैंने सेवा क्षेत्र में कदम रखे थे, पर यह न जानता था कि थोड़े ही समय में ये संस्था ये रूप धारण करेगी और इसका ये परिणाम होगा। मैंने सोचा था मैं परोक्ष में इसका संचालन करता रहूंगा। ये न जानता था कि इसके लिए मुझे अपना सर्वस्व और अपना ही नहीं, भावी संतान का सर्वस्व भी होम कर देना पड़ेगा।
मैं स्वीकार करता हूं कि मुझ में इतने महान त्याग की सामर्थ्य नहीं। विनय ने इसका कुछ जवाब न दिया। अपने या सोफी के विषय में भी उन्हें कोई चिंता न थी। चिंता थी सेवा दल के संचालन की। इसके लिए धन कहां से आएगा? उन्हें कभी भिक्षा मांगने की जरूरत न पड़ी थी। जनता से रुपए कैसे मिलते हैं ये गुर न जानते थे। कम से कम 5,000 माहवार का खर्च था। इतना धन एकत्र करने के लिए एक संस्था की अलग ही जरूरत थी। अब उन्हें अनुभव हुआ कि धन संपत्ति इतनी तुच्छ वस्तु नहीं। 5,000 रुपये माहवार 60,000 रुपये साल के लिए 12 लाख का स्थायी कोष होना आवश्यक है। कुछ बुद्धि काम न करती थी। जानवी के पास निज का कुछ धन था, पर वो उसे देना न चाहती थी और अब तो उसकी रक्षा करने की और भी जरूरत थी, क्योंकि वो विनय को दरिद्र नहीं बनाना चाहती थी। तीसरे पहर का समय था। विनय और इंद्रदत्त दोनों रुपयों की चिंता में मग्न बैठे हुए थे। सहसा सोफिया ने आकर कहा, मैं एक उपाय बताऊं? इंद्रदत्त, भिक्षा मांगने चले? सोफिया, क्यों ना एक ड्रामा खेला जाए? एक्टर है ही, कुछ पर्दे बनवा लिए जाए। मैं भी पर्दे बनाने में मदद दूंगी। विनय, सलाह तो अच्छी है, लेकिन नायिका तुम्हें बनना पड़ेगा। सोफिया, नायिका का पार्ट इंदुरानी खेलेंगे, मैं परिचारिका का पार्ट लूंगी। इंद्रदत्त, अच्छा कौन सा नाटक खेला जाए? भट्ट जी का दुर्गावती नाटक? विनय, मुझे तो प्रसाद का अजात शत्रु बहुत पसंद है। सोफिया, मुझे करबला बहुत पसंद आया। वीर और करुण दोनों ही रसों का अच्छा समावेश है। इतने में एक डाकी अंदर दाखिल हुआ और एक मुहरबंद रजिस्टर्ड लिफाफा विनय के हाथ में रखकर चला गया। लिफाफे पर प्रभु सेवक की मुहर थी। लंदन से आया था। विनय, अच्छा बताओ इसमें क्या होगा? सोफिया, रुपए तो होंगे नहीं, और चाहे जो हो, वो गरीब रुपए कहां पाएगा? वहां होटल का खर्च ही मुश्किल से दे पाता होगा। विनय, और मैं कहता हूं कि रुपयों के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। इंद्रदत्त, कभी नहीं, कोई नई रचना होगी। विनय, तो रजिस्ट्री कराने की क्या जरूरत थी? इंद्रदत्त, रुपए होते तो बीमा न कराया होता। विनय, मैं कहता हूं रुपए हैं, चाहे शर्त बदलो। इंद्रदत्त, मेरे पास कुल 5 रुपए हैं, 5-5 की बाजी है। विनय, ये नहीं, अगर इसमें रुपए हों तो मैं तुम्हारी गर्दन पर सवार होकर यहां से कमरे के उस सिरे तक जाऊंगा। ना हुए तो तुम मेरी गर्दन पर सवार होना। बोलो। इंद्रदत्त, मंजूर है, खोलो लिफाफा। लिफाफा खोला गया तो चेक निकला पूरे 10,000 का, लंदन बैंक के नाम। विनय उछल पड़े, बोले, मैं कहता ना था, यहां सामुद्रिक विद्या पड़े हैं, आइए लाइए गर्दन। इंद्रदत्त, ठहरो ठहरो, गर्दन तोड़ के रख दोगे क्या? जरा खत तो पढ़ो, क्या लिखा है, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? लगे सवारी गांठने। विनय, जी नहीं, ये नहीं होने का। आपको सवारी देनी होगी। गर्दन टूटे या रहे, इसका मैं जिम्मेदार नहीं। कुछ दुबले पतले तो हो नहीं, खासे देव तो बने हुए हो। इंद्रदत्त, भाई आज मंगल के दिन नजर न लगाओ। कुल 2 मन 35 सेर तो रह गया हूं। राजपुताना जाने के पहले 3 मन से ज्यादा था। विनय, खैर देर न कीजिए, गर्दन झुकाकर खड़े हो जाइए। इंद्रदत्त, सोफिया मेरी रक्षा करो। तुम्ही ने पहले कहा था इसमें रुपए ना होंगे, वही सुनकर मैंने भी कह दिया था। सोफिया, मैं तुम्हारे झगड़ों में नहीं पड़ती, तुम जानो वो जाने। ये कहकर उसने खत पढ़ना शुरू किया। प्रिय बंधुवर, मैं नहीं जानता कि मैं ये पत्र किसे लिख रहा हूं। कुछ खबर नहीं कि आजकल व्यवस्थापक कौन है, मगर सेवक दल से मुझे अब भी वही प्रेम है जो पहले था। उसकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझता हूं। आप मेरा कुशल समाचार जानने के लिए उत्सुक होंगे। मैं पूना ही में था कि वहां के गवर्नर ने मुझे मुलाकात करने को बुलाया। उनसे देर तक साहित्य चर्चा होती रही। एक ही मर्मज्ञ है, हमारे देश में ऐसे रसिक कम निकलेंगे। विनय, उसका कुछ हाल नहीं मालूम हुआ। के सिवा मैंने और किसी को इतना काव्यरस चतुर नहीं पाया, इतनी सजीव सहृदयता थी। गवर्नर महोदय की प्रेरणा से मैं यहां आया, और जब से आया हूं आतिथ्य का अविरल प्रवाह हो रहा है। वास्तव में जीवित राष्ट्र ही गुणियों का आदर करना जानते हैं। बड़े ही सहृदय, उदार, स्नेहशील प्राणी हैं। मुझे इस जाति से अब श्रद्धा हो गई है, और मुझे विश्वास हो गया कि इस जाति के हाथों हमारा अहित कभी नहीं हो सकता।
कल यूनिवर्सिटी की ओर से मुझे एक अभिनंदन पत्र दिया गया। साहित्य सेवियों का ऐसा समारोह मैंने काहे को कभी देखा था। महिलाओं का स्नेह और सत्कार देखकर मैं मुग्ध हो गया। 2 दिन पहले इंडिया हाउस में भोज था। आज साहित्य परिषद ने निमंत्रित किया है। कल लिबरल एसोसिएशन दावत देगा। परसों पारसी समाज का नंबर है। उसी दिन यूनियन क्लब की ओर से पार्टी दी जाएगी। मुझे स्वप्न में भी आशा न थी कि मैं इतना जल्द बड़ा आदमी हो जाऊंगा। मैं ख्याति और सम्मान के निंदकों में नहीं हूं। इसके सिवा गुड़ियों को और क्या पुरस्कार मिल सकता है। मुझे कब मालूम हुआ कि मैं क्या करने के लिए संसार में आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब तक भ्रम में पड़ा हुआ था। अब से मेरे जीवन का मिशन होगा प्राच्य और पाश्चात्य को प्रेम सूत्र में बांधना, पारस्परिक द्वंद्व को मिटाना और दोनों में समान भावों को जागृत करना। मैं यही व्रत धारण करूंगा। पूर्व ने किसी जमाने में पश्चिम को धर्म का मार्ग दिखाया था। अब उसे प्रेम का शब्द सुनाएगा, प्रेम का पथ दिखाएगा। मेरी कविताओं का पहला संग्रह मैकमिलन कंपनी द्वारा शीघ्र प्रकाशित होगा। गवर्नर महोदय मेरी उन कविताओं की भूमिका लिखेंगे। इस संग्रह के लिए प्रकाशकों ने मुझे 40,000 रुपये दिए हैं। इच्छा तो यही थी कि ये सब रुपए अपनी प्यारी संस्था को भेंट करता, पर विचार हो रहा है कि अमेरिका की सैर भी करूं। इसलिए इस समय जो कुछ भेजता हूं उसे स्वीकार कीजिए। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसलिए धन्यवाद की आशा नहीं रखता। हाँ, इतना निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि आपको सेवा के उच्च आदर्शों का पालन करना चाहिए और राजनीतिक परिस्थितियों से विरक्त होकर वसुधैव कुटुंबकम के प्रचार को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। मेरे व्याख्यानों की रिपोर्ट आपको यहाँ के समाचार पत्रों में मिलेगी। आप देखेंगे कि मेरे राजनीतिक विचारों में कितना अंतर हो गया है। मैं अब स्वदेशी नहीं, सर्वदेशीय हूं। अखिल संसार मेरा स्वदेश है। प्राणी मात्र से मेरा बंधुत्व है और भौगोलिक तथा जातीय सीमाओं को मिटाना मेरे जीवन का उद्देश्य है। प्रार्थना कीजिए कि अमेरिका से सकुशल लौट आऊं। आपका सच्चा बंधु, प्रभु सेवक। सोफिया ने पत्र मेज पर रख दिया और गंभीर भाव से बोली, इसके दोनों ही अर्थ हो सकते हैं, आत्मिक उत्थान या पतन। मैं तो पतन ही समझती हूं। विनय, क्यों उत्थान क्यों नहीं? सोफिया, इसलिए कि प्रभु सेवक की आत्मा श्रृंगार प्रिय है। वो कभी स्थिर चित्त नहीं रहे। जो प्राणी सम्मान से इतना फूल उठता है वो उपेक्षा से इतना ही हताश भी हो जाएगा। विनय, ये कोई बात नहीं। कदाचित मैं भी इसी तरह फूल उठता। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। यहां उनकी क्या कद्र हुई, मरते दम तक गुमनाम पड़े रहते। इंद्रदत्त, जब हमारे काम के नहीं रहे तो प्रसिद्ध हुआ करें। ऐसे विश्व प्रेमियों से कभी किसी का उपकार ना हुआ है ना होगा। जिसमें अपना नहीं उसमें पराया क्या होगा? सोफिया, सार्वदेशिकता हमारे कई कवियों को ले डूबी, इन्हें भी ले डूबेगी। इनका होना ना होना हमारे लिए दोनों बराबर हैं। बल्कि मुझे तो अब इनसे हानि पहुंचने की शंका है। मैं जाकर अभी इस पत्र का जवाब लिखती हूं। ये कहते हुए सोफिया वो पत्र हाथ में लिए हुए अपने कमरे में चली गई। विनय ने कहा, क्या करूं, रुपए वापस कर दूं? इंद्रदत्त, रुपए क्यों वापस करोगे? उन्होंने कोई शर्त तो की नहीं है। मित्रोचित सलाह दी है और बहुत अच्छी सलाह दी है। हमारा भी तो वही उद्देश्य है। अंतर केवल इतना है कि वो समता के बिना ही बंधुत्व का प्रचार करना चाहते हैं। हम बंधुत्व के लिए समता को आवश्यक समझते हैं। विनय, यों क्यों नहीं कहते कि बंधुत्व समता पर ही स्थित है? इंद्रदत्त, सोफिया देवी खूब खबर लेंगी। विनय, अच्छा अभी रुपए रख लेता हूं, पीछे देखा जाएगा। इंद्रदत्त, 2-4 ऐसे मित्र और मिल जाएं तो हमारा काम चल निकले। विनय, सोफिया का ड्रामा खेलने की सलाह कैसी है? इंद्रदत्त, क्या पूछना, उनका अभिनय देखकर लोग दंग रह जाएंगे। विनय, तुम मेरी जगह होते तो उसे स्टेज पर लाना पसंद करते। इंद्रदत्त, पेशा समझकर तो नहीं, लेकिन परोपकार के लिए स्टेज पर लाने में शायद मुझे आपत्ति ना होगी। विनय, तो तुम मुझसे कहीं ज्यादा उदार हो। मैं तो इसे किसी हालत में पसंद ना करूंगा। हाँ, ये तो बताओ, सोफिया आजकल कुछ उदास मालूम होती है। कल इसने मुझसे जो बातें की वे बहुत निराशाजनक थी। उसको भय है कि उसी के कारण रियासत का ये हाल हुआ है। माताजी तो उस पर जान देती हैं, पर वो उनसे दूर भागती है। फिर वही आध्यात्मिक बातें करती है जिसका आशय आज तक मेरी समझ में नहीं आया। मैं तुम्हारे पांव की बेड़ी नहीं बनना चाहती,
मेरे लिए केवल तुम्हारी स्नेह दृष्टि काफी है, और जाने क्या क्या। और मेरा ये हाल है कि घंटे भर भी उसे न देखूं तो चित्त विकल हो जाता है। इतने में मोटर की आवाज आई और एक क्षण में इंदु आ पहुंची। इंद्रदत्त, आइए इंदुरानी आइए, आप ही का इंतजार था। इंदु, झूठे हो, मेरी इस वक्त जरा भी चर्चा ना थी। रुपए की चिंता में पड़े हुए हो। इंद्रदत्त, तो मालूम होता है आप कुछ लाई हैं। लाई, ये वास्तव में हम लोग बहुत चिंतित हो रहे थे। इंदु, मुझसे मांगते हो? मेरा हाल जानकर भी? एक बार चंदा देकर हमेशा के लिए सीख गई। विनय से, सोफिया कहाँ है? अम्मा जी तो अब राजी है ना? विनय, किसी के दिल की बात कोई क्या जाने। इंदु, मैं तो समझती हूं अम्मा जी राजी भी हो जाएं तो भी तुम सोफी को ना पाओगे। तुम्हें इन बातों से दुख तो अवश्य होगा, लेकिन किसी आघात के लिए पहले से तैयार रहना इससे कहीं अच्छा है कि वो आकस्मिक रीत से सिर पर आ पड़े। विनय ने आंसू पीते हुए कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही अनुमान होता है। इंदु, सोफिया कल मुझसे मिलने गई थी। उसकी बातों ने उसे भी रुलाया और मुझे भी। बड़े धर्म संकट में पड़ी हुई है। न तुम्हें निराश करना चाहती है, न माताजी को अप्रसन्न करना चाहती है। न जाने क्यों उसे अब भी संदेह है कि माताजी उसे अपनी वधू नहीं बनाना चाहती। मैं समझती हूं कि ये केवल उसका भ्रम है। वो स्वयं अपने मन के रहस्य को नहीं समझती। वो स्त्री नहीं है, केवल एक कल्पना है, भावों और आकांक्षाओं से भरी हुई। तुम उसका रसास्वादन कर सकते हो, पर उसे अनुभव नहीं कर सकते, उसे प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। कवि अपने अंतरतम भावों को व्यक्त नहीं कर सकता, वाणी में इतना सामर्थ्य ही नहीं। सोफिया वही कवि की अंतरतम भावना है। इंद्रदत्त, और आपकी ये सब बातें भी कोरी कवि कल्पना है। सोफिया न कवि कल्पना है और न कोई गुप्त रहस्य, न देवी है, न देवता, न अप्सरा है, न परी। जैसी अन्य स्त्रियां होती हैं वैसी ही एक स्त्री वो भी है। वही उसके भाव हैं, वही उसके विचार हैं। आप लोगों ने कभी विवाह की तैयारी की? कोई भी ऐसी बात की जिससे मालूम हो कि आप लोग विवाह के लिए उत्सुक हैं? तो जब आप लोग स्वयं उदासीन हो रहे हैं तो उसे क्या गरज पड़ी हुई है कि इसकी चर्चा करती फिरे? मैं तो अक्खड़ आदमी हूं। उसे लाख विनय से प्रेम हो, पर अपने मुंह से तो विवाह की बात ना कहेगी। आप लोग वही चाहते हैं जो किसी तरह नहीं हो सकता। इसलिए अपनी लाज की रक्षा करने को उसने यही युक्ति निकाल रखी है। आप लोग तैयारियां कीजिए, फिर उसकी ओर से आपत्ति हो तो अलबत्ता उससे शिकायत हो सकती है। जब देखती है आप लोग स्वयं धुकुर पुकुर कर रहे हैं तो वो भी इन युक्तियों से अपनी आबरू बचाती है। इंदु, ऐसा कहीं भूल कर भी न करना, नहीं तो वो इस घर में भी न रहेगी। इतने में सोफिया वो पत्र लिए हुए आती दिखाई दी जो उसने प्रभु सेवक के नाम लिखा था। इंदु ने बात पलट दी और बोली, तुम लोगों को तो अभी खबर ना होगी, मिस्टर सेवक को पाणीपुर मिल गया। सोफिया ने इंदु के गले मिलते हुए पूछा, पापा वो गांव लेकर क्या करेंगे? इंदु, अभी तुम्हें मालूम ही नहीं। वो मोहल्ला खुदवाकर फेंक दिया जाएगा और वहां के मिल के मजदूरों के लिए घर बनेंगे। इंद्रदत्त, राजा साहब ने मंजूर कर लिया? इतनी जल्द भूल गए? अब कि शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इंदु, सरकार का आदेश था, कैसे न मंजूर करते? इंद्रदत्त, साहब ने बड़ी दौड़ लगाई, सरकार पर भी मंत्र चला दिया। इंदु, क्यों, इतनी बड़ी रियासत पर सरकार का अधिकार नहीं करा दिया? एक राजद्रोही राजा को अपंग नहीं बना दिया? एक क्रांतिकारी संस्था की जड़ नहीं खोद डाली? सरकार पर इतने एहसान करके यही छोड़ देते? चतुर व्यवसायी ना हुए, कोई राजा ठाकुर हुए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंपनी ने 25 सैकड़े नफा देकर बोर्ड के अधिकांश सदस्यों को वशीभूत कर लिया। विनय, राजा साहब को पद त्याग कर देना चाहिए था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिर पर लेने से तो ये कहीं अच्छा होता। इंदु, कुछ सोच समझ कर तो स्वीकार किया होगा। सुना पाणीपुर वाले अपने घर छोड़ने पर राजी नहीं होते। इंद्रदत्त, ना होना चाहिए। सोफिया, जरा चलकर देखना चाहिए वहां क्या हो रहा है। लेकिन कहीं मुझे पापा नजर आ गए तो? नहीं, मैं ना जाऊंगी, तुम ही लोग जाओ। तीनों आदमी पाणीपुर की तरफ चले। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 41वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।